अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे मकबूजा बैतुल मक़दस की। मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़ मुसलमानों के क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक़सा में इजरायली फोर्सेस ने हमला कर दिया। गुज़श्ता रात का ये मामला है। ये मामला है फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़े का। ये मनाज़िर जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मकबूजा बैतुल मक़दस में शेख जर्राह के इलाके के हैं, जहाँ के फ़लस्तीनियों को बहुत बेदर्दी से उनके घरों से निकालने के लिए इजरायली फ़ौज इंतहा पसंद यहूदियों की मदद करती नज़र आ रही है, जो फ़लस्तीनी इमलाक पर कब्ज़े को अपना हक समझती है। लेकिन याद रहे कि यह हक उनका नहीं है। मज़ाहमत करने वाले फ़लस्तीनियों को बड़ी बेदर्दी से गिरफ़्तार किया जा रहा है। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको सिर्फ क़ैदो बंद की सोबतों में उनका सामना करने के लिए उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, पाबंदे सलासिल रखा जा रहा है। और महक, ख़वातीन और बच्चों की अगर हम बात कर लें, उन पर भी दस्ती बम फेंके गए, ऐसी भी वीडियो सामने आई। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, यानी ये मामला क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसका जिक्र करते हैं। इस वीडियो में खातून अपने पड़ोसी से कहती है कि तुम सालों से मेरे पड़ोसी हो, तुम मेरा घर चोरी क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ये तुम्हारा घर नहीं है। अब ज़रा जवाब सुनिए। इंतहा पसंद यहूदी क्या कहता है कि हम एक एक करके तमाम घरों पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर ये तमाम इलाका यहूदी आबादी में तब्दील हो जाएगा। यानी वो कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा कोई और कब्ज़ा कर लेगा। वो कहते हैं कोई और कब्ज़ा क्यों करेगा, ये उनका हक नहीं है। लेकिन जवाब ये आता है या तो मैं कब्ज़ा करूँगा, मैं ना कर सका, कोई और कर लेगा, लेकिन यहाँ पर कब्ज़ा होगा और हम कब्ज़ा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इलाकों में आबादकारी करते रहेंगे, ये कहते हैं। शेख जर्राह में 6 मई से जारी इसराइली दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस में हज़ारों फ़लस्तीनी अब एहतजाज कर रहे हैं। फ़लस्तीन के एक सहाफ़ी ने ट्विटर पर वीडियो भी शेयर की और इसमें यरूशलेम के डिप्टी मेयर फ़लस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा भी देखा गया। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, सरों पर गोलियाँ मारी जा रही हैं, रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, दस्ती बम भी फेंके जा रहे हैं और जो मज़ाहमत कर रहा है उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है। 150 से भी ज़ायद फ़लस्तीनी हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और जो ज़ख्मों की नोयत है उससे मुतालिक भी कुछ बताया नहीं जा रहा। ये जुल्म है और ये जुल्म जो है वो बार बार वहाँ पर होता है। और कल रात से मनाज़िर जो शेयर किए जा रहे हैं, तो इस वक्त ट्विटर पर भी ये हैशटैग हो रहा है कि सेव फ़लस्तीन, सेव शेख जर्राह, हैशटैग सेव शेख जर्राह। लेकिन आप देखें कि कितनी अजियत वाली बात है कि इस चीज़ को रोकने वाला कोई नहीं है। मनाजिर भी हैं, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है, लेकिन कौन है जो कि इसके लिए आवाज़ उठाए, कौन है जो कि इसके लिए बात करे? यानी वो तमाम आलमी ताकतें शायद इस वक्त आंखें बंद करके बैठी हैं। यहूदी आबादकारियों की हठधर्मी को रोकने वाला इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। इजरायली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ तरावी के दौरान मस्जिद अक़सा पर भी धावा बोला। क़यामुल लैल के दौरान इजरायली फ़ौज ने मस्जिद के अंदर हज़ारों शल बरसाए। मगरबी किनारे के इलाके में 2 नौजवानों को गोलियां मारकर बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। मुझे लगता है ये कि एक तरफ अगर हम कश्मीर की सूरत हाल देखें कि जैसे भारत ने वहाँ पर क्या क़यामत सुग़रा बर्पा किए रखी थी, और आज अगर हम ये देखें तो ये दोनों ऐसी जगह हैं जिनके लिए दुआ करना, जिनके लिए बात करना, जिनको सेव करना बेहद ज़रूरी है। बेशक। और जो आपने महक जिक्र किया कि किस तरह से बेदर्दी से गोलियां मारी गई, मैं चलो ज़रा हम दिखा भी देते हैं। आप देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं वहाँ पर, और ऐसी कई वीडियोस सामने आ रही हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मस्जिद ये तो महफूज जगह समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है, अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह के घर पर इस तरह हमला, और जो इबादत कर रहे हैं मुसलमान, जो फ़लस्तीनी वहाँ मौजूद, उन पर इस तरह से हमला, ख़वातीन पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर। 187 नमाजी कल ज़ख्मी हुए। टर्की ने, पाकिस्तान ने और दीगर इस्लामी ममालिक ने इस हमले की मज़म्मत की है। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, उर्दन और खलीजी ताउन काउंसिल ने फ़लस्तीनियों की मुमकिना बेदखली पर ख़दशात का इजहार किया है और डिमांड की जा रही है, फ़लस्तीन की जानिब से डिमांड की जा रही है आलमी बिरादरी से, इस्लामी उम्मा की जानिब से, कि इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो अपना किरदार अदा करें। इसराइली पुलिस की जो हालिया कार्रवाई है, इसराइली फोर्सेस की जो ये कार्रवाइयाँ हैं, स्पेशली जो कल मस्जिद अक़सा पर जो हमला हुआ है तरावी के दौरान,
इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जुल्म है, ये जबर है, इसको रोकना होगा। इबादत ही तो कर रहे थे, क्या ये कसूर था उनका कि वो इबादत क्यों कर रहे थे? अल्लाह का नाम ले रहे थे, इबादत कर रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं देते, वो कुछ कहते नहीं हैं, वो पिस रहे हैं, लेकिन उन पर इस तरह से गोलियां बरसाई जाएं, दस्ती बम फेंके जाएं। और फिर अफसोस की बात यह है कि इस पर बात करने वाला, इस पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। शायद अब हालात इस नहज पर है कि मज़म्मत काफ़ी नहीं होती, अमली तौर पर कुछ ना कुछ करना इंतहाई ज़रूरी है। हमने देखा कि क़यामुल लैल के मौके पर इजरायली फोर्सेस के मस्जिद अक्सा और मशरक़ी बैतुल मक़दस में हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और 2 शहीद हुए। हम बार बार ये मनाजिर या ट्विटर की जो हम बात करें वो इसलिए करें कि बहैसियत इंसान इस पर बात करना, बहैसियत मुसलमान इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान भी अगर हम सोच लें ना, इस जगह की हमारे नज़दीक बड़ी अहमियत है। मस्जिद अक्सा पहला क़िबला मुसलमानों का, बड़ी मोहब्बत है इस क़िबले से हमें, और हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी, क़यामत तक रहेगी। और जब हम देखते हैं कि यहाँ ये मनाजिर है, हमारे भाइयों पे, हमारी बहनों पे इस तरह से जुल्म हो रहा है, उनके सरों में गोलियाँ मारी जा रही हैं, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, और जब इस पे हम बात करते हैं उन मुमालिक की जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर बने फिरते हैं, जो अमन के दाई हमें नज़र आते हैं, जिनकी पॉलिसीज़ सिर्फ यही है कि अमन पे बात करनी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह के मामलात पर कोई बात नहीं करता। कश्मीर हो जाए, ये फ़लस्तीन हो जाए, इंसानियत की जब बात होती है, जब इंसानी ज़िंदगी की बात होती है, तो उस पर जो बनी पॉलिसीज़ हैं उसकी जैसे धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, स्पेशली इन दोनों जगहों पर, उसकी मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कई मिसाल। और महक, जब बोला जाता है, जब आवाज़ बुलंद की जाती है तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ा अहम टूल सोशल मीडिया का होता है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लेकिन वहाँ पर जहाँ भी फ़लस्तीन के हक़ में बात हो रही है, जहाँ भी हैशटैग यरूशलेम इस्तेमाल हो रहा है, इसको लिमिट किया जा रहा है। दैट्स शेमफुल। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसकी तरफ से ये किया जा रहा है। लोग शिकायत करेंगे जब वो ऐसी पोस्ट्स कर रहे हैं, इससे मुतालिक बात कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, उन वीडियोस को हटाया जा रहा है, ऐसे हैशटैग्स को लिमिट किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। यानी एक तो जुल्म हो रहा है, और जुल्म से बढ़कर ये कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहाँ हैं ये इदारे? कहाँ हैं वो ममालिक जो इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार बनते हैं और जिनको इस इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ नोटिस लेना चाहिए? वो कहाँ हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, और ये सवाल हर रोज़ उठता है जब जुल्म होता है। कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो, ये सवाल उठते हैं। एनीवेज़ जी, बढ़ते हैं आगे और दीगर मामलात भी आपके सामने रखते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान में कोविड सिचुएशन क्या बता रही है उसकी बात कर लेते हैं। कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मज़ीद 100 से भी ज़ायद अफराद हैं जो कि लुक़्मा अजल बने हैं। 4109 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ पॉजिटिव केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई थी। एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, इसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, यानी ये जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पहुंचनी, जिससे मुतालिक डॉक्टर नौशीन हामिद ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि पहुंचने वाली है। आज वो पहुंच गई है इस्लामाबाद से। इससे मुतालिक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक साए बरकरार। वायरस से एक दिन में मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजबूत 18,797 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 4,109 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 82,731, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना से सबसे ज्यादा पंजाब में 60 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध 24, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 4-4, जबकि बलूचिस्तान में 3 अफराद जान बहक। 5,411 मरीज इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए कोशिशों में मजीद तेजी। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली खेप भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन कोवैक्स फैसिलिटी के तहत लाई गई है। पहली खेप में वैक्सीन की 12,38,400 खुराकें शामिल हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो ये हमने बात की थी पाकिस्तान की। अब ज़रा हमसाए मुल्क भारत पे नज़र डालते हैं, जहाँ की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। भारत में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, इसने क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है। 24 घंटे, गुज़श्ता 24 घंटे की मैं बात करें जिसमें रिकॉर्ड 4,191 अमवात हुई हैं और 2 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुतासरीन नए ऐसे आए हैं जिसके साथ भारत एक नया गढ़ बनता जा रहा है कोरोना वायरस का। मुसलसल तीसरे दिन 4 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 18.4% रही है।
21 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसके बावजूद भारत की जो सूरत हाल है, जब उस पर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू नजर आते हैं। मुतादिद इलाकों में लोग अपने अजीज़ों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करते हमें नज़र आते हैं, कोशिश करते नज़र आते हैं। अगर हम बात करें कि जो लोग लुक़्मा अजल बन रहे हैं, उन लोगों के हवाले से कि उनकी आखिरी रसूमात अदा करना भारत में कितना मुश्किल हो गया है, तो ये एक वो मनाजिर हैं जिसको, चाहे वो कोई भी है, वो भारत में रह रहा है, वो भारत से बाहर रह रहा है, वो जब भी वो मनाजिर देखता है ना तो उसका दिल बंद सा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। तो हमारी दुआ भी यही है कि भारत में जितने लोग बस रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता करे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अगर स्पेशली हम सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, तो यहाँ पर तो जनाब ख़रीदारी का आज है आखिरी दिन, यानी लॉकडाउन हो जाएगा उससे पहले ख़रीदारी हो रही है। रश है बाज़ारों में, कोई जा रहा है मैचिंग का दुपट्टा लेने, कोई ज्वेलरी की ख़रीदारी करने, मर्द भी मौजूद हैं जनाब, कोई शूज़ की शॉप पे है। इस शॉपिंग के चक्कर में SOPs को तो बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया है। लेकिन क्या उन शहरों में जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ बाज़ार बंद है, क्या वहाँ पर भी शॉपिंग नहीं हो रही? यानी लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, रावलपिंडी हो, क्या वाकई ऐसा है कि मार्केट्स बंद हैं? तो जनाब ऐसा नहीं है। कुछ मनाजिर ऐसे आए हैं, शटर उठता है, बंदा अंदर जाता है, शटर डाउन, शॉपिंग हुई, आप अपने अपने घरों को। ये हो क्या रहा है भाई? इसको रोकेगा कौन? अगर SOPs की धज्जियां इस तरह से बिखेरी जाएंगी, अगर लॉकडाउन इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर कोरोना तो बेकाबू होगा। तो कराची में क्या सूरत हाल है और पंजाब के शहरों की क्या सूरत हाल है? यानी एक तरफ शॉपिंग का आखिरी दिन, एक तरफ शॉपिंग का दिन तो नहीं है लेकिन शॉपिंग हो रही है। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रही हैं जमजम सईद फ्रॉम कराची, लाहौर से साथ देंगे दानियाल उमर और फैसलाबाद से अपडेट करेंगे उस्मान सिद्दीक। जमजम, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज हम भी जब घर से निकले तो क्योंकि यही सुना था कि आज आखिरी दिन है शॉपिंग का, तो वाकई वो नज़र आ रहा था बाहर सड़कों पर सूरत हाल देख कर कि आखिरी दिन ही है। बेशक 2 दिन पहले भी यही सुना था, लेकिन चूंकि 2 दिन एक्सटेंड हुए तो आज बहुत रश, हर जगह ट्रैफिक जैम, मार्केट्स में रश। कहां पर आप मौजूद हैं, क्या आप देख रही हैं? जी बिल्कुल शुएब, देखिए इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और वक्त चूँकि सिर्फ 2.5 घंटे बाकी रह गए हैं तकरीबन, तो वक्त कम और मुकाबला जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त देखने में आ रहा है। यहाँ पर अच्छा, ख़वातीन हमेशा बदनाम होती है शॉपिंग के हवाले से, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा तादाद जो देखने में मिली है ज़ैनब मार्केट में, वो मर्द हजरात की देखने में मिली है, जो अकेले तो नहीं लेकिन अपने दोस्तों की टोलियों को साथ लेकर आए हैं बाकायदा। चूँकि आज सैटरडे था, छुट्टी थी, ऑफिस बंद थे, इसलिए दोस्तों को साथ लेकर आए बाकायदा तौर पे शॉपिंग कर रहे हैं। जमजम, ये भी तो हो सकता है, जमजम ये भी तो हो सकता है वो जो मैचिंग का दुपट्टा लेना, ज्वेलरी लेनी है, ज़ाहिर है वो मर्द ने खुद तो लेनी नहीं है अपने लिए, तो घर से कह के भेजा गया है, लिस्ट थमा दी गई है, वो भैया जाएंगे और लेकर आएंगे। नहीं, ये देखिए अगर मैं ज़ैनब मार्केट की बात करती हूँ, पर ज़्यादातर जो शॉपिंग की जाती है वो तो या तो लड़कों के कुर्ते और ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं या फिर जो है बच्चों के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड़कों की बहुत ज़्यादा तादाद देखी है। खैर वो अपने घर वालों के लिए तो नहीं, अलबत्ता अपने लिए शॉपिंग करने आए थे, और जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि कोरोना जो है वो किसी मुसलमान को नहीं लगता, कोरोना उन्हें लग नहीं सकता। वो तो बहुत ही ज़्यादा श्योर हमें नज़र आए। अगर उन्होंने मास्क भी वेयर किया हुआ तो उन्होंने अपनी चिन पे इस तरह मास्क रखा हुआ है, वो बिल्कुल जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। समाजी फासला तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मार्केट में जो मास्क फरोख्त करने वाला शख्स घूम रहा है, उसने खुद ही मास्क नहीं वेयर किया हुआ, और जब हमने उससे सवाल किया तो वो ये कहने लगे, मैं तो लोगों को मास्क बांट रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मैं खुद मास्क क्यों पहनूं? तो ये एक बड़ी हैरत है। तो आप बता रही हैं जो आपने आंखों से देखा है, ये आंखों देखा अहवाल आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं। जरा मुझे ये बताएं कि आपने अगर वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की हो, उनका क्या ख्याल है, उनकी क्या राय है, उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या अब भी कुछ रह गया है? या वो ये कहते हैं कि अभी और दिन मिलने चाहिए, अभी लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, अभी बहुत शॉपिंग करनी है? जी बिल्कुल, देखिए शहरियों का तो यही कहना है। शहरी कह रहे हैं कि ज़्यादातर शहरी कराची के बासी जो होते हैं वो चांद रात को शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं अमूमन, क्योंकि चांद रात का अपना ही एक मज़ा होता है बकौल उनके। लेकिन इस मरतबा आज अगर हम कहें कि आज उनकी चांद रात है, चांद दिन है बल्कि, तो ये गलत ना होगा। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि आप लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि शटर डाउन करके शॉपिंग हो रही है, तो कराची वाले भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। 6 बजे जो है ऑर्डर्स आ जाते हैं मार्केट बंद करने के, लेकिन मार्केट बंद होते होते 6:30 पौने 7 बज जाते हैं, फिर अफ्तार का टाइम आ जाता है, और उसके बाद भी माशाल्लाह से चंद दुकानदार ऐसे होते हैं जो आधा शटर खुला रखते हैं, कस्टमर
को बाकायदा आवाजें लगा रहे होते हैं कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो आ जाए, और अंदर उसको शटर खोल के जब अंदर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद एक बंदा पहरा दे रहा होता है बाहर के, कहीं कोई पुलिस तो नहीं आ रही, वो पहले से फोन पे राब्ते में रहते कि भाई पुलिस आ रही है, लाइटें बंद कर देना। सही है, यानी 2 नंबर ही चल रही है। ठीक है जमजम, आप हमें कराची से अपडेट करेंगी, जरा लाहौर का रुख करते हैं। दानियल आप बताएं, लाहौरी तो वो आवाम है जो कि चांद रात तक ही, बल्कि ईद की सुबह भी यानी 2-3 बजे तक भी ना शॉपिंग करने को पसंद करती है, तो अब क्या उन्होंने किया होगा? क्योंकि अब तो वहाँ पे मैंने तो यही सुना कि दुकानें बंद है। कुछ ऐसी दुकानें आपने देखी जैसे कि जमजम कराची का जिक्र करती कि शटर उठाते हैं, कहते हैं अंदर आ जाओ, फिर शटर नीचे कर देते हैं, कुछ ऐसा माहौल आपने देखा हो? जी बिल्कुल महक, जिस तरह जमजम हमें कराची से बता रही थी कि कराची के अंदर जो है वो आज आखिरी दिन है शॉपिंग में, जो है वो वक्त कम रह गया, मुकाबला वहाँ पर सख्त है, लेकिन लाहौर में दिन था कल आखिरी, लेकिन वो था सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक, क्योंकि आज यहाँ पर जो मैं सीन्स देख रहा हूँ, चूंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 8 से लेके 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा, मुकम्मल बाजार बंद रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। आपको मेरे पीछे यहाँ पर रश नजर आ रहा होगा, ये इचरा मार्केट है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इचरे के अंदर सिचुएशन ये है कि शटर तो बंद है, लेकिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इनके हाथों में इतने बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स हैं। खवातीन में यहाँ पर खड़ा हुआ था, 1 घंटे के अंदर कोई 50-60 रिक्शों से फैमिलीज उतर के जो है वो बाजारों के अंदर जा रही हैं। आखिर वो किन गलियों के अंदर जा रही हैं, क्या लेने जा रही हैं, उनको क्या उम्मीद है कि यहाँ से क्या मिलेगा? इसका मतलब ये है कि सिर्फ कागजों में ये ऑप्टिक्स क्रिएट किया गया है कि लॉकडाउन है, शटर डाउन कर कर दुकानदार जो है वो यहाँ पर तमाम चीजें बेच रहे हैं। दानियाल, स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहां पर जाकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, और लॉकडाउन उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है दानियाल, ये बता दें इंतजामिया कहाँ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ हैं, इदारे कहाँ हैं, पुलिस वाले कहाँ हैं, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कराना है वो कहाँ हैं? शोएब, अब से कुछ देर पहले भी ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो 5 लोगों को हिरासत में भी लिया, आकर उनकी दुकानों पर छापे भी मारे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद लोग ये समझना भी चाह रहे हैं कि इस वक्त हम किस सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, कोविड के केसेस में कितना इजाफा होता जा रहा है। अगर ये ईद सादगी से भी मना ली जाए, बच्चों के कपड़ों की खरीदारी ना भी की जाए, अपने कपड़े दानियाल ये बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो बेएहतियाती की जा रही है वो दुकानदारों की तरफ से की जा रही है, वो ताजिर बिरादरी की तरफ से की जा रही है, वो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है कि जब अहकामात आ गए हैं उस हुक्म की पासदारी करना इन पर लाजिम है, ये नहीं कर रहे। ठीक है, अवाम गलत, लेकिन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो इस वक्त दुकानें खोल कर बैठे हैं, जो इस तरह लोगों को बुला रहे हैं, गलत तो वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल शुएब, लाजमी तौर पर जो ताजिर बरादरी, क्योंकि ताजिर बरादरी पहले भी यही कहती रही है कि हम मार्केट्स को जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। अब कुछ मार्केट्स यहाँ पर बंद हैं, लेकिन शटर नीचे करके जिस तरह से बाहर बैठे होते हैं दुकानदार, तो इसका मतलब यही होता है कि ग्राहक आएगा, उसे बताएंगे कि आप जो है दुकान के अंदर आ जाएं। इस तरह शटर उठता है और लोग जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं। इंतजामिया कोशिश कर रही है, लेकिन ताजिर बिरादरी भी मानने को तैयार नहीं, और आवाम तो वैसे ही सुन नहीं रही। उस्मान सिद्दीक, आपकी तरफ आते हैं। फैसलाबादी बड़े जुगाड़ी होते हैं, क्या जुगाड़ लगा रहे हैं इस बार शॉपिंग के लिए जब बंद है सब कुछ? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जुगाड़ लगाया जा रहा है। जैसा कि दानियाल और जमजम ने बताया कि शटर अप शटर डाउन वाली कहानी जो है वो फैसलाबाद में भी दोहराई जा रही है। फैसलाबाद चूँकि कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ फैसलाबाद ही नहीं, इर्द गिर्द के जितने शहर हैं वो यहीं से कपड़ा लेके जाते हैं, और वो कपड़ा जो है उसकी सप्लाई करने का सिलसिला जो है वो ताजरों ने ढूंढा हुआ है कि ताजरों ने अपने जो अमला है उसको दुकानों के बाहर बिठाया हुआ है। जैसे ही ग्राहक आता है उसको अंदर भेज दिया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस की गाड़ियां गुजर जाती हैं, और कारोबार उसी तरह से जारी है। घंटाघर चौक में मैं खड़ा हूं, इसके इर्द गिर्द 8 जो बाज़ार हैं उसमें से सिर्फ 2 मार्केट, जो सराफा बाज़ार है और जो मोबाइल मार्केट है वो बंद है। इसके अलावा तमाम मार्केट खुली हैं। अगर जंग बाज़ार की बात की जाए तो वहाँ पे इस कदर रश है कि ख़वातीन के रिक्शे भर के आते हैं और ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं। ये तो 8 बाज़ारों की सूरत हाल है। अगर इसके इर्द गिर्द जो छोटी मार्केट्स हैं, जो गलियों में मार्केट्स बनी हुई हैं, जैसा कि जंग रोड है, समंदरी रोड है, जड़ावाला रोड है, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ तक तो इंतज़ामिया जो है उसकी रसाई ही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे बेपनाह रश है। कुछ ख़वातीन हमें यहाँ पे मिली
वो हमसे इस्तफसार कर रही थी कि हम मार्केट को खिलाएं। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो थी वो बोल रही थी कि हुकूमत ने क्यों मार्केट्स को बंद कर दिया। जो नौजवान यहाँ पे हैं वो ख़ास तौर पे जो खेड़ी की चप्पलें हैं वो ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। इन दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा रश है। कपड़े के ताजर जो हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं और जिस तरह से कारोबार किया जा रहा है ये इंतज़ामिया को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन कोई भी उनको बंद करवाने के लिए उस तरह से इकदाम नहीं कर रहा जैसा कि पिछले लॉकडाउन में हमने देखे थे कि सख्ती कर रही थी इंतज़ामिया। लेकिन इस बार जो इंतजामात हैं वो हमें बराए नाम ही नजर आ रहे हैं। बात आ गई ना उस्मान की वो सिर्फ कागजों की हद तक है। बेहद शुक्रिया, फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे जमजम हमें कराची से और दानियल हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ की सूरत हाल मुल्क के बड़े शहर कराची, फैसलाबाद और लाहौर, जहाँ पर हमने ये देखा कि अब कराची में तो फिलहाल 5-6 बजे का वक्त है कि 5-6 बजे के बाद आप शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन लाहौर और फैसलाबाद जैसे कि पंजाब के उसमें आते हैं तो पंजाब में कल शॉपिंग का लास्ट दिन था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है पंजाब में, और अगर कहीं पर है तो शायद आंखें बंद करके चुप करके बैठी हुई है। और सड़कों पर जो आवाम का रश है, बला का रश है, वो यकीनन आवाम को ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही आवाम के कोरोना जो है वो उनको कितने बुरे तरीके से। और लेट्स सी महक, क्योंकि पंजाब में तो सिचुएशन ये थी कि बाजार बंद होने थे, नहीं है। अब कराची में कल से बाजार बंद होने क्या होते हैं नहीं, क्योंकि ताजिर बिरादरी यहाँ से मुतालिक भी कहते हैं कि हम बाजार बंद नहीं करेंगे। हो सकता है किसी की कोई चीज़ रह गई, जूती वगैरह ना। हाँ, पूरी दुनिया ढूंढ रही है ऑक्सीजन और पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं पायदान। शॉपिंग कित्थों हो रही है, सेल कित्थे लगी है, ये गलत है। वैसे आगे बढ़ते जनाब, कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी बरकरार है। हम हर साल बात करते हैं कि जी अपने प्यारों में ईद मनाने जा रहे हैं, अंदरूने मुल्क से जो हैं लोग सफ़र के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ये मनाजिर भी आपको बता रहे हैं कि टर्मिनल वीरान हो चुके हैं। सोहराब गोट बस टर्मिनल पर जो सूरत हाल है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर महक कितनी अजीब सी बात है। देखिए आप मनाजिर, ये वो वक्त होता है ईद से पहले, रश होता है, टिकट्स नहीं मिलती, लेकिन पैसों में मिलती है। एग्जैक्टली। और अभी देखिए वीरान है। क्या मैं इससे ये समझूं कि लोग बड़े समझदार हो गए, वो कह रहे हैं हम घर में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे अपनों में ईद मनाने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इंतजामिया थोड़ी सी जो है ना वो चले कहीं तो नजर आई इंतजामिया। हुज़ैफा खान से बात करते हैं। हुज़ैफा बताइएगा। जी, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस कराची से चलने वाली इंटरसिटी बसेस पर पाबंदी जो है वो बरकरार है और हम इस वक्त मौजूद हैं सोहराब गोट बस टर्मिनल पे, जहां आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये वो गाड़ियां हैं जो कभी लाड़काना जाया करती थी, कभी इस्लामाबाद जाया करती थी, कोयटा जाया करती थी, लेकिन कोरोना के बायस जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और आप समय की स्क्रीन पर ये टिकट काउंटर भी देख सकते हैं जहाँ पर जो है वो शहरी टिकट वसूल किया करते थे मुख्तलिफ शहरों पर जाने के लिए, लेकिन इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो है वो बंद हैं। मरकज़ी दरवाजे को जो है वो सील किया गया है और तमाम तर चीज़ें अंदर जो मौजूद हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, जबकि जिन लोगों को ईद के बाइस अपने आबाई इलाके जाना है वो इस वक्त परेशान नज़र आते हैं और वो इसका मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे छोटी गाड़ियों की तरफ वो गामजन हुए हैं वहाँ पे उनको ये मसला भी दरपेश है कि किराए बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो अमला यहाँ पे मौजूद है उसका भी यही कहना है कि जो इंटरसिटी बसेस हैं वो 3 तारीख से यहाँ पे बंद हैं और कुछ इसका जो है वो ये नहीं पता कि कब तक ये इंटरसिटी बसेस जो है वो खोली जाएंगी। ठीक है हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच। आप हमें इससे मुतालिक बता रहे थे, बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि जब इस तरह पाबंदियाँ लगती हैं, बसेस नहीं चल रही होती, तो कोशिश यही होती है कि छोटी गाड़ियां ले लें, उसमें 4 सवारियां बैठ के चली जाएं। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही माहौल देखा गया था। महंगी ज़रूर पड़ती है लेकिन लोग फिर इस तरह की कोशिश करते हैं। ये तो बात होगी सिंध की। अब ज़रा बात करते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इतवार तक सफरी इजाज़त मौजूद है, क्या उसके बावजूद क्यों कहना चाहिए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बस अड्डों पर वीरानी है। क्यों? यानी इजाज़त है कि आप जा सकते हैं लेकिन बस अड्डे वीरान है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, मुसाफिर नहीं है। अब मैं ये सूरत हाल जरा डिफरेंट है कि यहाँ पे इंतजामिया तो कह रही जाओ, लोग नहीं जा रहे। और देखिए आप कि जो जब हम बात करते हैं कि हुकूमत पंजाब ने अगर इजाज़त दे दी है तो पंजाब वो सुबह जहाँ पर हम देख रहे हैं आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम पंजाब के बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर ऐसा माहौल देखना है, इजाज़त के बावजूद लोगों का ना होना, ये एक सवालिया निशान है। क्या यहाँ पर लोग समझदार हो गए हैं या यहाँ पर क्या मसला है? उमर आसिफ से हम बात करेंगे। अभी बराह रास्त आपको ले चलते हैं। मरीम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ और शहजाद अकबर साहब और कराए के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को इमरान साहब ने कमीशन खोरी और टाउट बनाने के लिए तो रखा ही हुआ है, लेकिन सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेने के लिए भी उनकी एक ख़ास जिम्मेदारी है। और कल जब रात को हम एयरपोर्ट पहुँचे
वहाँ शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ, जबकि FIA की दोनों खवातीन डिप्टी डायरेक्टर लॉ वहाँ मौजूद थी। हमने कहा अब रीज़न लिख दें। पहले उन्होंने रीज़न लिखने से इनकार किया, सिर्फ ये लिखा ऑफ लोडेड। उसके बाद जब हम लोगों ने उनको इंसिस्ट किया कि आप इसके ऊपर रीज़न लिखें, तो उन्होंने रीज़न लिखा कि पर्सन नॉट इन लिस्ट। एक लिस्ट है जिसका नोट पैड अपडेटेड नहीं है और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है। उसके बाद आज हम यहाँ FIA के दफ्तर आए हैं कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो चले हम जाकर आपका सिस्टम अपडेटेड करवा देते हैं। लेकिन मसला यहाँ सिस्टम का नहीं है, क्योंकि अदारों को और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो सिस्टम जिसने अपडेट करनी है जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी रोशनी में वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। और ये उस मौक़िफ़ की भी तायीद करता है जो बशीर मेमन ने कहा था। बशीर मेमन ने कहा कि ये FIA को इस्तेमाल करना चाहते थे सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाकर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाकर, और आज वो बात साबित होती है कि इन्होंने FIA को यरगमाल बनाया हुआ है। और FIA को के सिस्टम को या FIA के अफसरान हो या FIA का एयरपोर्ट का अमला हो या वो तमाम दस्तावेज़ हो, इसको इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। यही बशीर मेमन कह रहे हैं और यही 2.5 साल से ऑपोजिशन कह रही है और ये इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने अपने अफसरान को बुलाया है और इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि हर दफ्तर का हेड ऑफिस वज़ीर आज़म हाउस को बनाया हुआ है। यहाँ आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई आवाम को मिले ना मिले या महंगी मिले या उस पर डाका डल जाए, कोई सरोकार नहीं इमरान खान को। सरोकार सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ कितने बजे उठता है, जेल में उसको क्या खाने को मिलता है, जेल में उसको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है। सारा सरोकार सियासी मुखालफिन और बिलखसूस शहबाज शरीफ के ऊपर है। सारी तवज्जो, सारी तरजीहात शहबाज शरीफ से शुरू होकर शहबाज शरीफ पर ख़त्म होती हैं और सियासी मुखालफिन के ऊपर। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया है। अदालत में 1 टाइम परमिशन अलाउ किया गया है और जिस फ़्लाइट से उन्होंने 1 टाइम के लिए ट्रैवल करना था वो भी दर्ज है। दोनों FIA के अफसरान के नाम भी दर्ज हैं, उनकी डेजिग्नेशन भी दर्ज है। और असल बात क्या है? असल बात ये है कि अदालत के ऊपर एक अदालत बनाई हुई है। असल बात ये है कि हर अदारे के ऊपर एक अदारा बनाकर उस अदारे को यरगमाल किया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि 2.5 साल हो गए। ये गुफ्तगू कंटेनर से शुरू हुई और आज इसको 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। कागज़ लहरा लहरा के सियासी मुखालफिन का मीडिया ट्रायल किया गया, कागज़ लहरा लहरा के NRO का इल्ज़ाम लगाया गया, कागज़ लहरा कर यूँ कागज़ लहराते थे सरकारी खर्चों पे यही शहजाद अकबर इमरान खान के हुक्म पर, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो गंदा नाला हो, चाहे वो साफ़ पानी हो, चाहे वो एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, मुल्तान मेट्रो हो, लाहौर मेट्रो हो, जो जो इल्ज़ाम लगाया, तक के डिफिड को मुतनाज़ा बनाया और डेली मेल में प्लांट कराई स्टोरी डेविड रोज के ज़रिए उसको पाकिस्तान बुलाकर उसको रिकॉर्ड का एक्सेस देकर, जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो बाहर जाके स्टोरी प्लांट कराई। और जब कुछ नहीं मिला तो आज अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके आज अदालत के फैसलों को की धचकियाँ उड़ा के, क्यों? वो इसलिए कि गुस्सा इस बात का है कि जो झूठे इल्ज़ामात लगाए, जो सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, जो सियासी मुखालफिन को बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जब मेरिट के ऊपर बेल्स हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ और ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और जब शहबाज शरीफ साहब का बेल ऑर्डर एसेट बियॉन्ड मीन्स का आया
पूरी की पूरी हुकूमत कांप गई। इमरान खान बशमूल कराए के तर्जुमान और तमाम कराए के वुज़रा, उनको समझ नहीं आई कि अब हमारे बयानिए का, झूठे बयानिए का क्या होगा। और उस वजह से, उस इंतकाम की वजह से, उन कराए के तर्जुमान के झूठे बयानात की वजह से और इमरान खान का वो बयानिया जो दफन हो गया, क्योंकि ये आखिरी केस था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसके बाद कोई केस मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तमाम केसेस के ऊपर मेरिट पर बेल हो चुकी है उनकी, और ये सरियन गुंडागर्दी है अदालत के फैसले के ख़िलाफ़। ये गुंडागर्दी है जो अदारों को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ की जा रही है। लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में और जेल में रहकर आते हैं, वो आपके इन होछे कंडों से डरते नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिवाय सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं आपके तवस्सुत से, ये जो गुस्से की वजह है ना इमरान साहब के, ये जो गुस्से की वजह है, क्योंकि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को तो हाथ नहीं लगाना, उनको NRO देना है। अपने दोस्तों को इस तरह ECL से निकालना, वहाँ बैठ के धरना देना एयरपोर्ट के ऊपर कि निकाला जाए मेरे लाडले को, वरना मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। उस वक़्त पूरे की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को यरगमाल बनाया, पूरी FIA को यरगमाल बनाया, और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। और टाउट और कमीशन खोर शहजाद अकबर के ज़रिए ये फैसला इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज जब इन्होंने ये हरकत की तो शहबाज शरीफ साहब का वो तफसीली तहरीरी फैसला आया है, जिन तीन मेंबर बेंच ने जब शहबाज शरीफ साहब को बेल दी और उससे पहले सरफराज डोगर साहब ने बेल दी, उसका आज तहरीरी फैसला डिटेल्ड आया है। मैं चैलेंज करती हूँ शहजाद अकबर को, जो कागज़ों के ऊपर खाके बनाकर दिखाता है करप्शन के, जो तस्वीरें लगा कर मीडिया ट्रायल करता है, मैं उनको चैलेंज करती हूं कि तहरीरी फैसले को टीवी पर आकर पढ़ें, तहरीरी फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें, तहरीरी फैसले को खुद PID में बैठकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। और वो फैसला क्या कहता है? पहली बात कि वो सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड करता है, जिसका मतलब है कि 4 जजेस ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया, और जो बेल है वो 4 जजेस के ऑर्डर पे आई। और उस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मसला ECL का नहीं है, ये मसला ब्लैक लिस्ट का नहीं है, ये मसला PNIL जो लिस्ट बनाई गई है उसका नहीं है। असल मसला ये है कि जो अदालतों के फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, जो इनकी इल्ज़ाम तराशी को, इनके मीडिया ट्रायल्स को, क्योंकि कागज़ तो लहराए जाते हैं PID में, लेकिन सबूत पेश करने होते हैं अदालतों में, जहां से ये नैब कोर्ट से भागे लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर में FIA के दफ्तर के बाहर मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी, शहजाद अकबर को इंतकामी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी दी गई है। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोका गया, इदारों और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। नून लीग सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, FIA को यरगमाल बनाया गया है। हुकूमत की महंगाई से ज़्यादा तवज्जो शहबाज शरीफ पर है। शहबाज शरीफ से ये खौफज़दा है, जो कि साफ नज़र आता है। अहम खबर आपको देंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले में यह कहा गया है कि नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे 269 मिलियन है, लेकिन इस्तगासा ने सबूत साथ नहीं लगाए। किसी के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करना इस्तगासा का काम है। शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शाहिद हुसैन, इस्तगासा की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ गए।
जी, ये जो जमानत ग्रांट हुई है ना, ये डिले की ग्राउंड पे है, ना मेडिकल ग्राउंड पे है, बल्कि ये मेरिट पर जमानत ग्रांट हुई है। क्योंकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के दोनों जजेस का आपस में इख्तलाफ था। एक ने जमानत मंजूर की और एक ने मुस्तरद की थी, जिसके बाद मामला रेफरी बेंच को भेजा गया, जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल था। और अब उन्होंने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है और ये कहा है कि जो केस था वो साबित करना जो है वो इस्तगासा का काम है, लेकिन उन्होंने सबूत साथ नहीं लगाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बेदिली से जो नैब की जो आधी कोशिश है, उससे नैब की मुल्जिम के खिलाफ जो केस साबित करने की जिम्मेदारी है, नैब उससे मुबर्रा नहीं होता। और नैब ने ये भी तस्लीम किया है कि अपने खानदान के नाम पर ठीक है शाहिद, ये तो डिटेल्स आपने दी हमें, हमारे साथ रहिएगा। एक और खबर है, एडिशनल रजिस्ट्रार ने तहरीरी हुक्म खुसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाने से माजरत करके शहबाज शरीफ के वकला की दरख्वास्त वापस कर दी। शाहिद, इससे मुतालिक भी डिटेल्स जरा शेयर कीजिएगा। जी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने कल इजाजत दी थी शहबाज शरीफ को एक बार मुल्क से बाहर जाने की, उसका जो तहरीरी फैसला था वो तकरीबन शाम को जारी हुआ था, जिसके बाद जो है वो उसको, चूंकि एक प्रोसेस है अदालत का कि उसको डिस्पैच ब्रांच के जरिए यानी डाक के जरिए भिजवाया जाता है, वो तो आज भिजवा दिया गया है। लेकिन चूंकि डाक का जो डाक के जरिए भिजवाना है वो डिले हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो इसलिए आज उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन दी और कहा कि खसूसी मैसेंजर जो है वो ये तहरीरी फैसला लेकर चला जाए इमिग्रेशन हुकाम के लिए। जिस ताहम जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उन्होंने माजरत जाहिर कर ली और कहा कि जो हुक्म है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये हुक्म जो है ठीक है खसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाना है। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपडेट किया शाहिद। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। जरा कराची की बात करते हैं, जहां पर कोरोना केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कराची में मस्बत केसेस की अगर बात करें तो शरह में 14% तक इजाफा देखा गया है और सूबे में अब ये अनाउंस किया गया था कि शहरियों को प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या होगा? और दूसरा एक अहम सवाल ये भी आ रहा है कि जी क्या ईद के दिनों में शहरियों की वैक्सीनेशन हो पाएगी या फिर छुट्टी होगी? हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ज़रा सबसे पहले ये समझा दें कि ये जो मुफ्त वैक्सीन लगेगी इसका तरीक़ाकार क्या होगा, यानी कोई भी चला जाए उठ के और जाके वैक्सीन लगवा ले? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जो ये बेसिकली प्राइवेट अस्पतालों का मतलब ये है कि हमने कोशिश ये की है कि जितने आपके सेंटर्स हैं, वैक्सीन सेंटर्स हैं, उसको जितना ज़्यादा फैलाते हैं या फैलाएंगे तो वो ज़्यादा रीच होगी कम्युनिटी की तरफ। और फिर ज़ाहिर अब थोड़ा बहुत लोगों में स्केयर पैदा हुआ है, लोग अब थोड़े सेंसिटाइज भी हुए हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा रीच आउट हो सकें। और फिर ज़रा गवर्नमेंट का अस्पताल तो बड़े बड़े अस्पताल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन बाकी जो मुख्तलिफ अस्पतालें हैं वो इस तरह तो नहीं है कि हर जगह पर हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो हमने इस तरह से कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने टारगेट किया है ताकि वो वहाँ जाके अपने आप को वैक्सीन करवा सकें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो दूसरा आपका सवाल था कि आप ये लोग क्या प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर सिंपल है, वही तरीका है। आप 1166 पे जो है अपना रजिस्टर करवा के अपना जो जैसे आपको पिन मिलती है, आप पिन लेके इनमें से किसी सेंटर पे चले जाएं जहां पर हमारे जो है निम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो वहां पर हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड लोग टीम पूरी बैठी होगी, आपको वहाँ रजिस्टर करेगी और आपको वैक्सीन लगा देगी। सर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या ऐसी लैब्स जो कि इस वक्त प्राइवेटली वैक्सीन प्रोक्योर करने के बाद शहरों से चार्जेस लेने के बाद लगाती हैं, तो वहीं पर जाके लगवाएंगे? कितने सेंटर्स हैं ये बता दें। और यानी बिल्कुल इसको मैं यूँ समझूँ कि आप जाएंगे तो प्राइवेट सेंटर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन आप चार्जेस नहीं देंगे। बिल्कुल सर, वो जो देखें वो जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी तो उन्होंने खुद वैक्सीन एक्वायर किया है, मार्केट से वैक्सीन ली है और उन्होंने उस पर चार्जेस लिए।
हम जो है वो जो हमने सिर्फ ये, आप ये समझें कि ये प्राइवेट अस्पताल नहीं, ये हम इस वक्त एज ए जैसे वो हमारे ईपीआई सेंटर्स होते हैं जो हमारी समझा जाए सर कि बेसिकली आप लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स को एक्सटेंड इस तरह से किया है, दायराकार इस तरह से बढ़ाया कि और सेंटर्स को भी आपने इंक्लूड कर लिया है, यानी वहां पे वो प्राइवेट वाला हिसाब भी चलता रहेगा और गवर्नमेंट जो वैक्सीन उनको दे रही है वो शहरों को मुफ्त लगाएंगे। मैं फिर सवाल करूंगा सर, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं होंगे? बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं, कोई सर्विस चार्जेस नहीं होंगे, कोई सर्विस चार्जेस। ठीक है। अच्छा सर ये भी बता अच्छा एक बात इसमें एक और एडिशन में आपको कर दूं, हमने जो हमारी जो इंडस्ट्री जितनी भी रिलेटेड है, हमारी जितनी जो कॉमर्स या इंडस्ट्री एसोसिएशंस जितनी है, साइट है आपके, एफपी एरिया है आपकी, साइट सुपर हाईवे है आपकी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, फिर आपकी जो है वो जितनी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है आपका, फेडरल बी एरिया जो है इंडस्ट्रियल साइट है, हमने इनकी एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जी सर कथा कलामी की माजरत इसको सर डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये बात भी कम, और ये भी कि क्या सोच रही है महकमा सेहत सिंध के किस तरह से वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को काबू में लाना है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे जो वैक्सीनेशन सिंध में हो रही है, अब जो प्राइवेट सेंटर्स भी ऑनबोर्ड हो चुके हैं तो इसमें कितनी बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ बात ये भी कर लेते हैं कि आज शॉपिंग का आखिरी दिन है, क्या कल वाकई ऐसा होगा शटर डाउन होगा, क्या वाकई सख्तियाँ होंगी, क्या कोरोना को काबू करने के लिए सख्त अहकाम जो जारी किए गए उन पर अमल दरामद भी होगा। महकमा सेहत सिंध इस हवाले से क्या सोच रखती है। कासिम सुमरो साहब चूँकि साथ मौजूद है। कासिम साहब, क्या वाकई ऐसा होगा कि कल से डंडा उठाए हमें इंतजामें नजर आएगी, या कि मामलात वही होंगे जो हम इस वक्त पंजाब में देख रहे हैं कि शटर उठता है, लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकल आते हैं? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके थ्रू ज़ाहिर आप भी एक पूरे साल से इस कैंपेन पे लगे हुए हैं और आज दोबारा से भी हम ये आपके थ्रू स्ट्रेस देते हैं कि ये इस वक्त वायरस जो है वो वाली सूरत हाल नहीं है कि जी जो पहले था। अब वायरस बहुत शक्लें तब्दील कर चुका है और बहुत बड़ी हद तक लीथल और ज्यादा नुकसान करने वाली शेप में जो है ना वो वायरस है। सही। तो ये तो पहली बात है, लोगों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, समझना चाहिए कि अब हमें वो जो हमारी सोच है उससे हमें बाहर निकलना होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपने तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब से ये पंजाब में और इस्लामाबाद में, एजेके में और केपी में जब से ये स्ट्रेन की बात ज़्यादा आई और पता चला कि भी वहाँ पर यूके स्ट्रेन की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम उस दिन से कह रहे हैं कि हमें सख्ती की तरफ जाना चाहिए। हमें हमारे लोगों को सबसे पहले आप कह तो रहे हैं सख्ती की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सर 5% पॉजिटिविटी रेशो से हम 14 पे पहुँच गए, 2 दिन आपने बढ़ा दिए शॉपिंग के लिए। सर बढ़ाए नहीं है, देखिए हमारा मकसद बढ़ाने का नहीं है बिल्कुल भी। हमने कहा था कि जी वो चूंकि जो सेफ डेज थे, हमने कहा यहाँ से आगे मुस्तकिल हमने बंद रखना है, तो हमने 2 दिन वो जो सेफ डेज थे उसको हमने कहा कासिम साहब इस चीज का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा जो दिन है वो सेफ है, कौन सा दिन सेफ नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं कि ताजिर बिरादरी नहीं, हम बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम ये अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन दिस वाज अ डिसीजन मेड इन विद द कंसल्टेशन जो है ना वो एमसीओसी में डिसीजन हुआ था कि जी हमें जो है ना वो संडे और फ्राइडे जो है वो उन्होंने खुद ठीक है। अच्छा कासिम, लेकिन अब हम संडे से मुस्तकिल लॉकडाउन पे जा रहे हैं, मतलब मुस्तकिल सख्तियों पे जा रहे हैं। और अगर नहीं माना जाता सर, ताजिर बिरादरी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आती है, नहीं मानती, फिर क्या होगा? सर ताजिर बिरादरी को ये बात तो रियलाइज करनी चाहिए ना कि आपकी मेरी या किसी और की जान को उनको ज्यादा मुनाफे की 4 पैसों की ज्यादा फिक्र होगी या जो गरीब। आप लोग बात कर रहे हैं सर या वाकई आपको लगता है कि एज अ प्रेशर ग्रुप इस वक्त मौजूद है और वो बात सुनने को तैयार नहीं है? देखें, अगर वो प्रेशर ग्रुप, बेशक वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हो, लेकिन हमें उससे जो है ना वो नुकसान, हम सबका नुकसान या हमारी जो ओवरऑल जो है वो लोगों का नुकसान जो है ना वो तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने बिठा रहे हैं साथ, आप लोग उनके साथ बैठ रहे हैं आज कि भाई कल से सब कुछ बंद होगा, ऐसा कोई ऐलान ना किया जाए कि चांद रात तक खुली होंगी मार्केट्स?
सर बिल्कुल सीएम साहब ने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी से मुराद ये था कि वो जो हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब से बात की थी कि वो उनसे आप जाके मिलें और उनको इस बात पे कन्विंस करें कि जी ह्यूमन लाइफ से ज्यादा जो है वो ये 2-4 दिन का सर वैसे अब कन्विंसिंग का टाइम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने देखा कि हफ्ते को जो आखिरी दिन था, अब तो जो नतीजा है या जो चांद चढ़ेगा वो पीर को पता चलेगा कि क्या होगा। और अगर ताजिर बिरादरी नहीं मानती फिर सिंध गवर्नमेंट का आखिरी लाहेअमल क्या होगा? डंडा उठाया जाएगा या फिर कुछ और है? और डंडे से मुराद ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त मैं कोई फाइनल वर्डिक्ट देने की पोजीशन में मैं इसलिए नहीं हूँ कि कल परसों हमारा जब लास्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होगी तो वही उसमें डिसीजन होगा। लेकिन ये आप तय समझें कि हम किसी सूरत में जो है ना वो इस वायलेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपको आपकी राय में ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय होने चाहिए, फौज की ज़्यादा मदद दरकार होगी इम्प्लीमेंटेशन में? बिल्कुल, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनकी हमने सबको मैंडेट दिया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो फौज को भी डिप्लॉयड है, रेंजर्स भी हमारी पुलिस के साथ है और हमारी यकीनन पुलिस और बाकी जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है, डिप्टी कमिश्नर का जितना स्टाफ होता है, दे ऑल आर इन द फील्ड टू यू नो अब उसको हम पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है, बेहद शुक्रिया कासिम साहब, आप हमें अपडेट भी कर रहे थे और बता भी रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात क्योंकि इस वक्त बड़ा अहम दौरा इमरान खान साहब का दौरा सऊदी अरब, क्या हम नए ताल्लुकात की राहें हमवार कर रहे हैं? क्योंकि कुछ मसाइल तो रहे हैं। शाह साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा, थोड़ी डिटेल्स शेयर कीजिएगा कि इस जो अहम मुलाकातें हुई हैं उस मुलाकातों से एक आम पाकिस्तानी क्या समझे, क्या सोचे, क्या तब्दीली आने वाली है? देखिए, आम पाकिस्तानी को एतमाद होना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो करीना है, बहुत मजबूत है और अगर कोई उसमें रखना अंदाजी करने की कोशिश भी करता है तो नाकाम होगा और वो नाकाम आपको दिखाई दिया। अल्लाह के फजल से जिस तरह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए और उन्होंने वजीर आजम का इस्तकबाल किया, जिस अंदाज में डेलीगेशन लेवल गुफ्तगू हुई, स्मॉल ग्रुप मीटिंग हुई, जो 5 मुआहदे हुए और फ्यूचरिस्टिक जो अंडरस्टैंडिंग हुई अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ाने की पाकिस्तान में और जो $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन की बात हुई और जो नए रोजगार के मौके खोलने का इशारा दिया गया है कि जो यहाँ की नई जरूरियात है उसमें पाकिस्तानियों को एक माकूल हिस्सा दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और हमने एक दूसरे को एतमाद से दिया, रीजनल इश्यूज पर दिया, उन्होंने अपनी पेशरफ्त बताई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। ठीक है, अच्छा शाह साहब, जो वक्त है वो भी बड़ा अहम है क्योंकि सऊदी अरब से हमारे जो ताल्लुकात हैं बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, तो मैं चाहूँगी आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालें कि ये दौरा दोनों ममालिक के लिए, सऊदी अरब के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कितना अहमियत का हामिल है वक्त के लिहाज से भी और अगर हम माजी में अपने ताल्लुकात सऊदी अरब से देखें उस लिहाज से भी। देखिए, अहमियत इसलिए भी इसकी ज़्यादा है क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही है। अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो बड़े एक क्रिटिकल स्टेज में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान का जो किरदार है, जो पाकिस्तान की काविशें कोशिशें हैं वो दुनिया सराह भी रही है और पाकिस्तान से तरफ नजरें भी लगा रही हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पर सऊदी हुकाम को एतमाद में लिया और फिर हमारे खित्ते में जो पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और आपने जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र आया है और जो हमने कश्मीर का जिक्र किया उसका बात है। इसी तरह आप देखें कि बहुत से इश्यूज पर हम आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने वज़ीर आज़म ने दावत की है, जो दावत उन्होंने कबूल की है। वज़ीर ख़ारिजा ने फैसला किया है कि ईद के बाद उनके सीनियर ऑफिशियल का एक वक्त पाकिस्तान आएगा और जो बातें क्या हुई हैं उनको आगे हम बढ़ाएंगे और फिर वज़ीर ख़ारिजा भी तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान और क्राउन प्रिंस का एक और विजिट जो है उसको भी प्लान किया। शाह साहब, आपने कश्मीर का जिक्र किया, थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं, कश्मीर से मुताल्लिक क्या बात हुई है?
देखिए, हमारी जो वहाँ सूरत हाल है कि हम तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम तो अपने खित्ते में अमन देखना चाहते हैं, इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, और उस अमन और इस्तेहकाम के असूल के लिए मसला कश्मीर की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब तक कश्मीर को आप उसको सरफेनज़र कर नहीं सकते, तो जो वहाँ हालात हैं वो तशवीशनाक है। दुनिया सारी कोविड सिचुएशन से दो चार है, और कश्मीरी जो है वो डबल लॉकडाउन का शिकार है। कोविड लॉकडाउन का शिकार भी है और मिलिट्री सीज का शिकार भी है। जब ये सूरत हाल सामने आती है तो उसमें यकीनन तशवीश की बात है, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्ती है। तो अच्छी पेशरफ्ती है कि जो 2003 का हमारा सीज फायर का जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको रिकमिट किया गया उस पर, और वो होल्ड कर रही है। तो ये अच्छी पेशरफ्ती हुई है, तो इसको लेकर आगे बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं अगर हिंदुस्तान वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो कि उसने क्लाइमेट अप्रिशिएट करने के वक्त इस पर नजर नहीं रखी। ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ से मुतालिक ज़रा फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक मुफाहिमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए हैं। ज़रा आवाम और हम इससे मुतालिक भी जाना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखिए, उसमें जितने हमारे हर फील्ड पर जो हमारी गुफ्तगू हो सकती है उसको हमने एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। एक ओवर आर्चिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि हमारी मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुफ्तगू होगी, वो इसके अंदर रहते हो या होगी। हमारा एक कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं था, तो अब उसको एक फॉर्मल अरेंजमेंट की शक्ल दी गई है। सही। शाह साहब, सी पैक से मुतालिक ज़रा बताएं कि इस दौरे का सी पैक से कोई लिंक है? सी पैक पर कोई असरात पड़ेंगे इस विजिट से? देखिए, सी पैक तो हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उस पर हम रवा हैं, आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के करीब हैं। आप देख रहे हैं कि सेकंड फेज का इंशाल्लाह उसकी शुरुआत है, और उसमें नए जुज़ और नए अनासर शामिल किए गए हैं। और हमने दावत की है, हम दावत दे रहे हैं न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि दीगर ममालिक को कि वो आए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो उनके लिए खुले हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें। और इम्कानात बढ़ जाते हैं, की लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान हब बन सकता है न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। ठीक है शाह साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद है सऊदी अरब। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद है सऊदी अरब के, और अहम मुलाकातें भी हुई हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। शाह साहब इस मुतालिक हमें बता रहे थे, जो कि एक एलामिया जारी किया गया है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, समंदर पार पाकिस्तानी जिनको वोट का हक मिल गया है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 79 के तहत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 103 में तरमीम की गई है, और अब इसके तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस की शक 103, इसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने का पाबंद होगा। समंदर पार पाकिस्तानी अब वो भी हक के राहदही का इस्तेमाल कर सकेंगे, उनका भी रोल होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने नुमाइंदों को चुनने में। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी बात हमेशा से खान साहब ने की है और उनकी अहमियत कितनी है, अब ये मजीद खुलकर सामने आ गई है बात। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है, यानी कि अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो इजीली वोट कास्ट कर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस की शेक 103 ये बताती है कि इसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने का पाबंद होगा। तो आपको अपडेट करें, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 84(1) और सेक्शन 103 में तरमीम की गई है। सेक्शन 84(1) के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें यह बाकायदा तौर पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ईद उल फितर के मौके पर मरीजों को खुश करने का एहसन कदम। इंडस हॉस्पिटल में
रजिस्टर्ड मरीजों के लिए ईद बाजार कायम कर दिया गया, जहां हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों को कपड़े, जूते समेत तमाम अशिया मुफ्त दी जा रही हैं, बल्कि खुद जाते हैं, शॉपिंग करके लेकर आते हैं। तो बड़ा शॉपिंग का माहौल इंडस हॉस्पिटल में सजा है। इससे मुताल्लिक जमजम सईद हमें बताएंगी। कराची के अस्पताल ने मरीजों के लिए एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक पाकिस्तान का कोई अस्पताल नहीं कर सका। आखिर क्या है वो इक़दाम, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे मुनफरिद बाज़ार में मौजूद हूँ जो ना तो सदर में लगा है, ना ज़ैनब मार्केट में लगा है और ना ही तारिक रोड में लगा है, बल्कि ये इंडस अस्पताल में ये बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ की ख़ास बात ये है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, 1 रुपया वसूल नहीं किया जा रहा उनसे। अच्छा, जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो क्वालिटी का आता है कि चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी, कहीं हो सकता है इसका मयार उस तरह ना हो जिस तरह बाज़ार में मौजूद चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा तो क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। ये गर्ल्स सेक्शन है, इस वक्त मैं गर्ल्स सेक्शन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत कपड़ा है यहाँ पर। मज़ीद भी हम कपड़े देखते हैं कि कितना खूबसूरत जो है यहाँ बाज़ार लगा हुआ है और कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है वो बच्चियों के लिए रखे गए हैं। वो ज्वेलरी भी मौजूद है, यहाँ पर स्कार्फ भी है, यहाँ पर मेहंदी भी है, यहाँ पर चूड़ियाँ भी हैं और सिर्फ एक डिज़ाइन की नहीं, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये तो चलो रही बात बच्चियों की, अब चलेंगे लड़कों के सेक्शन में, क्यों वो भी बड़े शौकीन होते हैं। तो ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि यही साइज़ अवेलेबल, इसमें हर साइज़ अवेलेबल है। बच्चों के जितने भी साइज़ेज़ हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। पैंट शर्ट यहाँ पर जो है सामने मेरे पड़ी हुई है। अच्छा, मज़ीद पेशेंट्स जो है, रजिस्टर्ड पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उन पेशेंट से बात करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये कैनुला बाकायदा इस बच्चे का लगा हुआ है और बच्चे के हाथ में बड़ा प्यारा सा चश्मा भी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो, क्या क्या ख़रीदा आपने? चप्पल, ऐनक, कपड़ा, जूती। अच्छा, चप्पल, ऐनक, कपड़ा, बहुत कुछ खरीदा। अच्छा, ये चश्मा पहन के भी तो दिखाएं ज़रा, मैं देखूं तो सही कि इस चश्मे में आप लग कैसे रहे हैं। अरे वाह, ये चश्मा तो इनके साथ बड़ा प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, माशाल्लाह से आपने यहाँ पर प्यारा सा एक बच्ची का सूट लिया हुआ है, स्कार्फ है, मेहंदी है और यहाँ पर ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ का सेटअप है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वरना आजकल तो मार्केटें सारी बंद हैं और ना ही हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। इंडस हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताइए, बच्ची आपकी कहाँ पर? वो बेड पे है। इंतज़ामिया से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बाज़ार के बारे में क्या कहेंगे, कितने दिन तक ये बाज़ार लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा ये इस बाज़ार के बारे में क्या कहेंगी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सोचा कैसे, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने इंटरनेशनली हमने देखा था कि इंटरनेशनली डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये क्रिसमस के मौके पर इस तरह के बाज़ार सेट किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। सो हमने फिर सोचा क्यों ना हम भी इस तरह का एक इनिशिएटिव लें। वैसे हम हर ईद पे बच्चों को गिफ्ट्स तो दे रहे होते हैं और यूजुअली कपड़े ही दे रहे होते हैं, तो हमने इस तरह सोचा क्यों ना बच्चे आके अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े भी लें और देन साथ में सारी चीज़ें लें। ये चीज़ सोची गई। देन उसके बाद हमने डिफरेंट डोनर्स को पिच किया और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस बाज़ार को सेट करने में मदद दी। 3 दिन से ये बाज़ार चल रहा है और अब तक हमने तकरीबन 650 से 700 के करीब पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर चुके हैं। हमारा टारगेट तकरीबन 1000 पेशेंट को हमने टारगेट किया है कि हम 1000 को इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इस बाज़ार को बड़ा कलरफुल तरीके से सजाया गया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ ज़रा दिखाइएगा ये मनाजिर हमारे नाजरीन को कि माशाल्लाह से बड़ी कलरफुल रिबन्स और बलून्स यहाँ पर लगाए गए हैं। एक यहाँ पर बेयर भी जो है वो रखा गया है ताकि जब बच्चे आएँ, पेशेंट्स आएँ तो अपनी बीमारियाँ जो है वो सारी अपने रूम में ही छोड़ आएँ, इस बाज़ार में ना लाएँ। इस बाज़ार का माहौल इस तरीके का रखा गया है। और अब हम चलेंगे दूसरे सेक्शन में भी। दूसरे यहाँ पर जूतों का सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से एक नहीं बल्कि
हर किस्म का जूता रखा गया है। ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन, ये यहाँ तक कि स्कूल शूज़ भी जो है वो यहाँ इसका हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बड़े प्यारे बच्चियों के सैंडल्स भी दिखाऊंगी, हील वाले। ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह नए डिज़ाइन हैं और कलर भी बड़े प्यारे हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो कि ख़ुद तो शॉपिंग करने जा नहीं सके, बेड पर थे, लेकिन उनकी वालदा जो है उनके लिए तमाम तर शॉपिंग इसी बाज़ार से जो हॉस्पिटल में लगाया गया है उसी बाज़ार से सारी शॉपिंग करके आई हैं। तो उस पेशेंट से बात करेंगे और जानते हैं कि कितनी अच्छी लगी उन्हें उनकी ईद की शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा ये बताएं, अम्मी ने शॉपिंग की, कैसी लगी सारी शॉपिंग? अच्छी लगी। अच्छा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? कैप। अच्छा कैप पहन के भी दिखा रहे हैं, और क्या क्या अच्छा लगा? और चश्मा। कैमरे में भी तो दिखाया दे रहा है। अरे भाई वाह, ये तो चश्मा और कैप पहनी है और बाकायदा घड़ी भी जो है इन्होंने पहनी हुई है। ये जा नहीं सके थे, अम्मी ने इनकी शॉपिंग की थी ईद की। और ये सामने जूते भी हैं, जोड़ा भी माशाल्लाह से ये रहा इनका, जोड़ा भी लेकर आई हैं। अच्छे लगे सारे कपड़े आपको? जी हाँ। ईद कैसे मनाओगे बेटा? कपड़ों से। पाकिस्तान में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि इस नौयत का बाज़ार लगा है कि जहाँ पर पेशेंट, रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, वो अपना कार्ड लेकर आएँ और तमाम तर शॉपिंग ईद की जो है यहाँ पर फ्री में करें। फिर चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, घड़ी हो, चश्मा हो या कुछ भी हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, शॉपिंग करें और ईद की खुशियाँ मनाएं। जी शुक्रिया जमजम, आपने इससे मुतालिक हमें अपडेट किया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। आपके सामने आज एक ऐसी खातून की कहानी रखते हैं जो कि सबके लिए हिम्मत है, जो कि सबके लिए मशअले राह है। जब उनके खावंद का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि सड़क किनारे मोमबत्तियां फ़रोख्त की। उन्होंने अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाया। 11 साल से टाउनशिप मॉडल बाज़ार में ख़वातीन के कपड़ों की सिलाई करके 3 बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं ये खातून। बहुत बाहिम्मत है, इनका हौसला बहुत बुलंद है। इन खातून से लाहौर से मोहम्मद कुर्बान हमें मिलवाएंगे। मेरा नाम खालदा है। पहले मैं बिल्कुल हाउसवाइफ थी। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। ये सोफ़ों की कोशिश करते थे। अच्छी कमाई हमारे घर की थी, अपना घर था। फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। हमारे हालात बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गए। उनके ऑपरेशन में भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास मोमबत्तियों के सांचे थे, मैंने उसमें मोमबत्तियाँ बनाई। मैंने सड़कों पे जाके दुकानों पे सेल की। कुछ लोगों ने ले लेनी, जब किसी ने नहीं लेनी, सारा दिन मैं रोते घर आ जाया करती थी। मैंने कभी अपने बहन भाइयों की जागे आगे हाथ नहीं फैलाया। हमने हिम्मत की। यहाँ पे मैंने ये दुकान ली। ये सिलाई भी आती थी, मैंने सिलाई की। मेरे आंसू नहीं थमते उस वक्त को याद करके। वो मैंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। सिलाई में ये है कि चलो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि पैसा डालना नहीं पड़ता। कोई 350 दे देता है, कोई 300 दे देता है, कोई 500 दे देता है। हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत मजदूरी करके कमाई कर ली जाए। ये बाहिम्मत खातून खालिदा इमरान, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे बताएं, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। खालिदा, आपको भी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है मुझे।
अच्छा चले इसको हम चेक कर लेते हैं। आवाज़ जी बहुत आहिस्ता जा रही है, इसको देख लें। हम बात आज आपसे ये करना चाह रहे थे कि ये हालात जब मुश्किल होते हैं जनरली मायूसी की तरफ लोग बढ़ जाते हैं, हौसला नहीं करते, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन आपने जो बात की ना कि मोमबत्तियों के सांचे थे आपके पास और आपने फिर स्टार्ट कर दिया, तो मैं वो रिपोर्ट देखते हुए सोचता पूछूं आपसे कि ये ख्याल भी उस टाइम पे नॉर्मली ना नहीं आता कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बच्चों का पेट पालना है। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि उस वक्त अचानक से ख्याल आ गया या कुछ और ख्याल भी आ रहा था, अच्छा ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, कुछ में करना तो है, या कि मामला ऐसा था कि नहीं पहले मायूस हो गई, सोचा ख़ानदान वालों से रब्ता करूँ, किसी से कहूँ मदद करे, ऐसा हुआ? जी ऐसे अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जब आपको पता कि जब कोई हालात ऐसे होते हैं तो फिर इंसान को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी फिर ऐसे ही कुछ किया। फिर जिस तरह मेरी वाइफ ने सारी स्ट्रगल की है और सब कुछ किया, तो वक्त के हिसाब से आपको पता है कि सब कुछ करना पड़ता है। फिर बच्चों को देखना, घर को देखना, सारा कुछ करना। फिर इसलिए हमने, मेरी वाइफ ने सारी स्ट्रगल की। मैं तो घर में पड़ा हुआ था चरपाई पे, तो सब कुछ इन्होंने किया जो जिस तरह भी हुआ। ये इनका शुक्रिया जी, इन्होंने जो किया है अभी तक कर रही है हमारे साथ। ठीक, अच्छा खालिदा साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम बार बार बात करते हैं हिम्मत और हौसले की, बहैसियत खातून एक औरत को बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है उस वक्त जब इस मुआशरे में निकलती है जहाँ पर मर्द हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। कभी बातें सुनने को मिलती हैं, कभी ताने सुनने को मिलते हैं, न जाने कैसी कैसी ऐसी बातें होती हैं जो कि दिल को चीर देती हैं। मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा वक्त जब आंखों से आंसू तो गिरते हुए हों, लेकिन आपने उनको पहुँचा हो अकेले में, आपने कहा मैंने दिखाना नहीं है किसी को, हिम्मत और हौसले से काम करना है, या कोई एक ऐसी बात जो कि दिल में सुइयों की तरह चुभती हो? अस्सलाम वालेकुम। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे उनके साथ साथ अपने हस्बैंड को भी देखना था, बच्चों को भी देखना था, उनकी भी फिर घर की कफालत भी करनी थी, मुझे सारे काम ही करने थे। बड़ी मुश्किलात मेरे रास्ते में आई, बहुत परेशानी भी आई, वक्त गुजरता रहा। बहरहाल मैंने बड़ी मेहनत की है, जितनी भी हो सकती थी मैंने अपने घर को स्टैंड करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं बड़ी मुश्किल दौर से गुजरी हूँ उस टाइम पे। उस वक्त बड़ी परेशानी का वक्त था। मैंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। मैंने फिर और तो कुछ समझ नहीं आई, मैंने मोमबत्तियाँ बनाई, जाके मोमबत्तियाँ लेकर आना, अकबरी मंडी से मोम लानी, घर आके मोमबत्तियाँ बनानी, स्टैंड था हमारे पास। फिर मैंने उसको जाकर दुकानों पर सेल करना। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। मैं रोती हुई चलती हुई घर आ जाती थी। पैदल का सफ़र था, वज़न मैंने उठाया होता था। घर आके भी मैं बड़ा रोया करती थी कि मेरे से किसी ने आज मोमबत्तियाँ नहीं खरीदी। बाज़ दफ़ा नहीं भी, कभी बिक जाती थी, कभी नहीं लेते थे लोग। बड़ी परेशानी का वक्त गुजारा उस वक्त मैंने। ठीक, अच्छा जब मैं वो वक्त याद करती हूँ ना, अब भी बड़ी परेशानी होती है। फिर उसके बाद हमने मॉडल बाजार में दुकान ली, उधर मैंने सिलाई का सिलसिला शुरू किया। 3 बच्चे थे मेरे, 2 बेटियाँ 1 बेटा, उनका भी मैंने सारा करना था, उनकी कफालत करनी थी। अपने हस्बैंड की दवाई का मसला था मेरा, इनके ऑपरेशन का परेशानी थी। बस इसी तरह वक्त गुजरता रहा। पहले हालात कुछ और थे, अब कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन अब महंगाई ने मार दी है। अब जितनी सिलाई की जाती है, जितना मैं कमा सकती हूँ, उसमें अब बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना महंगाई की वजह से। बिल्कुल। और हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि अगर एक घर में 5 अफराद हैं और वो 5 भी कमाने के लिए निकले हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता है, तब भी घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं आपके ख़ावंद से ये पूछना चाहूँगी कि ज़रा अपने एक्सीडेंट के हवाले से अगर वो मुझे बता सकें, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इससे पहले क्या काम करते थे, अभी जो इनकी कंडीशन है, डॉक्टर्स इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं? जी भाई, जब बाइक पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं उससे पहले मैं पोशी का काम करता था, सोफों का। उधर फैक्ट्री है, उधर माल पे MI है हाथ के नाम से जी। मैं वहाँ पर काम करता था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वक्त के हालात के हिसाब से मैंने देखा कि भी यहाँ पर गुजारा नहीं हो रहा। मैंने फिर बाहर कोठियों में फिर के काम करता था फिर मैं,
उसके बाद में फिर मैं जब बाइक पर ही मेरा तकरीबन एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तकरीबन 2 साल में चरपाई पे पड़ा हूँ। 2 मरतबा मेरा ऑपरेशन हुआ है टांग का। तो कुछ हालात भी सारे थे मेरे। फिर बाइक थी जो सी वो बेची, फिर हमने गुजारा नहीं हुआ। फिर हमने इतना कर्जा हमारे सिर पे चढ़ गया कि हमें अपना घर जो था ना वो सेल करना पड़ा। वो फिर कर्जा उतारा, फिर कर्जा उतार के फिर साथ साथ जिस तरह भी था गुजारा करते रहे। मकान तो हमारा सारा कर्जे में चला गया। फिर किराए पे घर लिया। फिर बस मैं से बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब मैं नहीं बता सकता। आप पर अब भी कर्ज है सर? ये अब भी कोई काम नहीं कर सकते। टांग में बड़ी तकलीफ रहती है, इनकी टांग मूव नहीं करती, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने उधर एक छोटी सी दुकान लिया मॉडल बाजार में। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। ये ऑल्ट्रेशन का काम करते हैं मेरे साथ। मैं सिलाई कर लेती हूँ, जो ऑल्ट्रेशन आती है पेंटें छोटी बड़ी करने के लिए वो ये कर लेते हैं। साथ में थोड़ा सा हमने लेडी जेंट्स अंडर गारमेंट्स रखा है, वो चल रहा है। बस इसी तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब महंगाई की वजह से हमारे हालात जो है ना दिन ब दिन जो है ना बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। बड़ी परेशानी होती है। अब इतने मसाइल नहीं है जितने मसाइल हैं। मैं सर से पूछना चाह रहा था कि जिस तरह उन्होंने पहले भी अपनी पूरी ज़ाहिर स्टोरी सुनाई, तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ क्या अब भी आप पर कर्ज है सर? इस वक्त भी आप कर्ज में डूबे हुए हैं? जी सर जी, अभी भी कर्ज में है। मैं पूछ सकता हूँ सर कितना कर्ज है? डॉक्टर के पास गए थे एक मरतबा हम गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, नसीर हॉस्पिटल कैंपस में। किसी ने भेजा था हमें। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आपका जो ना लगेगा। अच्छा। और टांग फिर भी पूरी तरह जो ना वो आपकी वो मूव नहीं होगी, लेकिन बेहतरी आधी होगी आपकी मूव। तो इसलिए फिर हमने वो कराया नहीं। हमने कहा जब पूरी मूव नहीं होगी तो फिर उसका तकलीफ फिर भी वैसी ही रहेगी, तो उसका फायदा फिर करवाने का। सर लेकिन अगर तो कोई पैसे नहीं है ज़ाहिर आप लोगों के पास सर, लेकिन अगर कोई ताउन करे आपके साथ, हुकूमत, कोई इदारा, कोई शख्स जो कि आपका हाथ थामे और वो आपका इलाज करवाए, कोशिश करे, तो जो आप कह रहे हैं ना कि बेशक उम्मीद थोड़ी है, टांग थोड़ी सी मूव होगी, लेकिन ज़ाहिर है वो भी बेहतरी तो है, तो आप चाहेंगे कि ऐसा हो जाए सर? सर हो तो जाएगा, लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि बच्चों का हिसाब तब देख के फिर ही मैं कुछ कर सकता हूँ, वैसे तो नहीं हो सकता मेरे यानी बच्चों से मुताल्लिक क्या आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी तालीम वो उसका कोई बीड़ा उठा ले, उसकी जिम्मेदारी कोई उठा ले? तालीम का मसला है, अखराजात, घर का किराया, दुकान का किराया, ये सिलसिले जो हैं वो पूरे हों तो इनको ऑपरेशन के लिए हम यानी पहली तरजीह यही है कि घर के जो मामलात हैं उसको सेट करना है, फिर ऑपरेशन की तरफ आना है। खालिदा साहिबा मुझे ये भी समझाएं, सिलाई तो बड़ी कम हम देखते हैं, ख़ुसूसन लाहौर में बड़ी कम सिलाइयाँ होती हैं। 350 कमीज़ के हो गए, सूट के ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 700 रुपये हो गए। तो ये किस तरह से आपका गुजारा हो जाता है? क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर ध्यान ख़वातीन का ये रहता है कि रेडीमेड हम ख़रीद लें, ना सिलाइयों के झंझट में पड़ें। तो आप की क्या सिलाई आप लेती हैं कमीज़ का या पूरे सूट का, और जो आप चार्ज करती हैं क्या उसमें घर का गुजर बसर हो जाता है, या महीने की कितनी इनकम हो जाती है? सिलाई का मैं ले रही हूँ 500, किसी से 400, कोई 350 भी दे देता है। जितनी कोई सिलाई देता है मैं पकड़ लेती हूँ कि चलो मेरा गुजारा हो जाए। मैंने पैसे काउंट करने होते हैं घर के अखराजात के लिए। सही। जितनी कोई सिलाई देता है, लास्ट जो है ना 500 तक मैं सिलाई ले रही हूँ। ठीक। सादे सूट की। सही है, ज़ाहिर है इसमें फिर गुजारा मुश्किल हो सकता है। कभी अब ईद के दौरान कुछ बेहतर हो जाती है, सिलाई ज्यादा हो जाती है, जब काम ज्यादा ज़ाहिर मिलता है। कम सिलाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात बस मुझे सर आपसे पूछनी है, आपकी शरीक हयात जिसने आपका बड़ा साथ दिया है, आपकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के साथ दिया, जो थी तो हाउसवाइफ, फिर बाहर निकली, काम किया आपके लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए कोई जुमला हो जाए, इनके लिए कुछ बात हो जाए, आप प्लीज़ कहिए। सर मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह मेरी वाइफ मुझे मिली है, अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे अल्लाह ताला। और मैं कहता हूँ दूसरों को, जो लोग बाहर हाथ फैलाते हैं, उनके लिए मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि भाई उनको बजाय किसी से मांगने से अल्लाह से मांगे। जो अल्लाह ताला ने देना है वो कोई नहीं दे सकता। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। इतना मजबूर करते हैं लोगों को भी वो
कि भी इंसान परेशान हो जाता है कि भी किसी टाइम पे जेब में होता है बंदा दे देता है, किसी टाइम नहीं होता तो वो इतना मजबूर करते हैं कि परेशान कर देते हैं। तो बजाय मांगने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरों को मजबूर करते हैं, अल्लाह को मजबूर करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे, वो देगा, वही ज़ात है वो देने वाली, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है जो कि आपको दे। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये एक बड़ी बाहिम्मत खातून की कहानी जिन्होंने खावंद का इस तरह से साथ दिया कि बिल्कुल बाजू बन के खड़ी हो गई, एक हाउस वाइफ थी और एक सुपर वुमेन बन गई। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको ज़रा याद करवाते हैं कि हमारे पास दो बहुत प्यारी बच्चियां, 11 साल की और 13 साल की बच्चियां यास्मीन और मुनीरा हमारे पास आई थी। बड़ी दर्दनाक कहानी थी उनकी। जहाँ वो काम कर रही थी वो शायद कोई दरिंदे थे, बहुत नोचा था उन्होंने, तशद्दुद किया था उन्होंने। वो वहाँ से भागी और सारिम बर्नी ट्रस्ट पहुँची। वालिदैन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, रो रही थी। हमारे प्रोग्राम में यहीं पर ही सोफ़ों पर बैठ के उन्होंने अपील की थी कि अगर उनके वालिदैन या घर का कोई भी फ़र्द देख रहा है तो वो हमसे मिलने आ जाए। फिर क्या हुआ जी, कोशिश का क्या नतीजा निकला, एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, ज़रा देखिए। नाजरीन, चंद रोज़ पहले दो बड़ी प्यारी सी बच्चियां यहाँ पर आई थीं, यास्मीन और मुनीरा। कहानी तकलीफ दे थी उनकी कि जिस तरह किसी के घर पे काम के लिए रखवाई गई और फिर वहाँ पर जुल्म हुआ और बार बार हुआ। जुल्म ऐसा हुआ ना तो उजरत मिली, और एक दफ़ा तो ये हुआ कि जब वो वापस चली गई तो बाप को कैद करवा दिया गया ताकि बच्चियाँ वापस आएँ और काम करें। ये जो मासूम से फूल हैं इनका ख्याल माशरा रखे, रियासत रखे, इसकी हम कोशिश करते हैं। आज फिर यास्मीन और मुनीरा साथ मौजूद हैं, सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमने इनको क्यों बुलाया, हमने सोचा कि जो फॉलोअप करने का मामला होता है बड़ा ज़रूरी होता है। कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि वालिदैन के साथ मुलाकात हो, ये अपने घर को जाएं और अपने घर में रहें, क्योंकि घर में ये बच्चियां रहती हैं शहजादियों की तरह। शहजादियों की तरह घर ही जन्नत होता है, बेटियों के लिए उनका घर ही जन्नत है। और हमारी ये कोशिश कि जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच पाए, आप किसी बच्चे या बच्ची को अपने घर काम के लिए रख रहे हैं तो खुदारा उसकी इज्जत करें, उसको इंसान समझें, उसके एहसासात को समझें। ये ना समझें कि चंद हज़ार रुपए माँ बाप को देख के आपने वो बच्ची या बच्चा ख़रीद लिया है। पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं ना जब, तो फिर बहुत दिल दुखता है कि पढ़े लिखे लोग ही ऐसे काम करते हैं कि दरिंदों की तरह नोचते हैं। हमारे साथ मुनीरा मौजूद है, हमारे साथ यास्मीन मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। ये हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि मुनीरा के चेहरे पे जो ये निशान है ना, ये नोचे गए हैं, तो आप अजियत का अंदाज़ा लगाएं। और फिर जब इन्होंने भागने की कोशिश की, इनके वालिदैन को पकड़ा, इनके वालिद साहब को इन्होंने अरेस्ट करवाया या व्हाटएवर जो भी मामला था, हमने कोशिश हर तरह से की है। जब ऐसा कोई शख्स किसी बच्चे को अपने घर रख रहा है और उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, वो बच्चा जो आपके घर में आपके सारे काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उसके साथ ऐसा सलूक। यास्मीन, उस दिन भी आप आई थी, बड़ी उम्मीद थी आपको कि जो आपने आखिर में बताया था ना अपने इलाके से मुताल्लिक, आपने गोट का नाम लिया था और आपने बताया था वापडा कॉलोनी, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि कोई सुनेगा, कोई फैमिली से बात करेगा, कांटेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे बताएं, पहले यास्मीन आप बताएं, उम्मीद अभी भी है आपको? अब्बा मिल जाएंगे, अम्मा मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। अगर मिल जाती हैं और चली जाती हो वापस, तो फिर क्या? अगर वो दोबारा से भेजेंगे किसी घर काम करने तो जाओगी? नहीं। आपको लगता है वो नहीं भेजेंगे अब? क्यों? जितना आप तड़प रही हो, आपको लगता है वो भी उतने ही तड़प रहे होंगे कि बस बच्ची अब घर आ जाए? ऐसा है? यही सवाल मुनीरा आपसे भी है। जाओगी घर अगर वालिदैन मिल जाते हैं? सारिम भाई के पास ही रहना है बस अब? यहाँ पे भी रहना है, वहाँ पे भी रहना है। अच्छा मुनीरा, मुझे बताओ कि ये जो आपके चेहरे पे निशान है, हमने लास्ट टाइम बात की थी, आपके अब्बा इस निशान के बाद आपसे मिलने आए थे? नहीं आते। नहीं आते? आते हैं या मिलने नहीं दिया जाता या अब्बा खुद नहीं आते? अब वो आते हैं लेकिन वो हमें मिलने नहीं देती। मिलने नहीं देती बाजी लेकर चले जाएंगे। पता है ऐसी बाजियों के लिए ना अल्लाह की लाठी जो है ना, वो जब चल जाती है ना तो फिर ऐसी बाजियाँ नहीं रहती। खैर मुझे ये बताएं कि ईद करीब है, अल्लाह करे कि ईद से पहले आपके वालिदैन आप लोगों को लेने आ जाए, तो ईद तो वही है, तो फिर ईद कैसे गुजारोगी घर पे, या पहले कैसे गुजारती थी? पहले बहुत अच्छा हम लोग गुजारते थे, ईदी लेती थी जी। अल्लाह करे कि इस दफ़ा ईद पे भी आप अपने अम्मा अब्बा के साथ हो और आप इस दफ़ा भी उनसे ईदी लें।
सारिम भाई कोशिश तो हमारी यही है कि अपने वालिदैन से मिल जाए और इनके वालिदैन जिम्मेदारी उठा लें। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि पैदा कर लेते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं लेते, तो फिर क्या फ़ायदा कि आप इस तरह से औलाद को पाल रहे हैं या आपने इस तरह से औलाद को पैदा किया। बहन वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का जो कुछ कल्चर है आपको पता है इंटीरियर साइड का, वो जो गरीब है ना उसको बस यूँ गर्दन से पकड़ा जाता है और जो चाहे उससे करा लिया जाता है। देखें कितनी बेहिसी है कि बाप मिलने आ रहा है लेकिन वो जो बाजी का लफ्ज़ बच्चे इस्तेमाल करे, वो सो कॉल्ड जो बाजी है वो मिलने नहीं दे रही। हर महीने क्या मिलता था, कितने पैसे मिलते थे? सिर्फ 5,000 मिलते थे बस। आपको हर महीने 5,000। यास्मीन आपको? मुझे एक दफ़ा 500 मिला। 500 मिला सिर्फ एक बार पूरे साल में? घर वालों को तो पैसे नहीं दे रहे थे? नहीं। घर वालों को पैसे नहीं दे रहे, इसको पैसे नहीं दे रहे, तो ये हो कैसे रहा है? जो हमारे यहाँ का हाल है, जो वहाँ का बड़ा है वो सियासी हो या वडेरा हो, तो बस फिर उसकी लाठी है, तो बस फिर कुछ अपने जो है ना कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। देखे ना, अगर बाप ने स्टेप लिया तो बाप को सजा ये दी गई कि उसको जेल भेज दिया गया, उसको बंद करवा दिया गया। डेफिनेटली, और अल्लाह ही की लाठी है मेरा ख्याल है जो आज यहाँ बैठी हैं और ये चीज़ खुली है। लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है, जो हमारे माँ बाप ने तरबियत दी है, हम उसका नाम नहीं ले रहे। हमें इससे गर्ज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमने नाम लेना है इनके वालिद का, नाम लेना है दोनों के वालिद का, हमने पुकारना है आज फिर उनको। और मैं चाहूंगी कि ये बच्चियां पुकारें। यास्मीन आप कैमरे में देखें और बस ये सोचें कि पूरी दुनिया आपके सामने है और बस इस माइक के जरिए आपने अपने अम्मा अब्बा को पुकारना है। रोना नहीं है, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। कैसे कैसे लोगों से अपील करोगी, ये लोगों से कैसे दरख्वास्त करोगी, ये अल्लाह पाक से कैसे दुआ करोगी? उसके बाद शुएब देखिए अल्फाज नहीं है, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू। ये लेकिन ये आंसू बड़े ताकतवर होते हैं। ये आंसू खामोश तो होते हैं लेकिन चीखते हैं। ये आंसू गला फाड़ के चीखते हैं। ये आंसू दीवारें चीर के घरों के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक उनको पहुँचना होता है। यास्मीन बस इतना पुकार दो कि अम्मा अब्बा आ जाओ। अम्मा अब्बा आ जाए। अगर अभी आ गए तो क्या करोगी? फौरन उनके गले लगा लोगी उनको? अल्लाह करे ऐसा ही हो शुएब। मुनीरा अगर ये हो जाए, अगर यास्मीन, पहले यास्मीन मैं चाह रहा हूँ कि यास्मीन से मैं पूछूंगी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, तो अल्लाह पाक क्या करता है? अल्लाह पाक बस मैं उसके आंखों में जो आंसू है ना, मैंने उस दिन भी कहा था जब आंसू गिरता है ना, आंसू बाद में गिरता है, दुआ पहले कबूल होती है। यास्मीन आंखें बंद करके मांग लो। दुआ कबूल हो गई है यास्मीन, दुआ कबूल हो गई है। और वो देखो हमने अम्मा अब्बा को बुला लिया, आपके वालिदैन आ गए हैं। और मुनीरा की वालिदा भी आ गई है जनाब। ये हमारी कोशिश है, हमारी दुआएं और यकीनन नया दिन की कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश, जो हमारी टीम पीसीआर में बैठी होती है, जो लोग हमें देख रहे होते हैं, ये आपकी दुआएं कि आज यास्मीन और मुनीरा जो हैं अपने वालिदैन से मिली। और ये मनाज़र इनको बयान नहीं हम कर सकते कि कैसे माँ बाप लिपट के रो रहे हैं अपनी बच्चियों से। जिगर का टुकड़ा है ये बच्चियाँ अपने माँ बाप के लिए। यास्मीन के वालिद आ गए, मुनीरा के ताया आ गए, दोनों की वालिदा आ गई। ये बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। हर आँख नम है लेकिन खुशी से नम है, खुशी से नम है क्योंकि हमने भी बड़ी कोशिश की। सारिम भाई को तो क्रेडिट जाता है इसका कि सारिम भाई ने वो कर दिखाया जो उन्हें करना था, जिसका उन्होंने सोचा था। सर अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन के वालिद साहब मुबारक हो। आ जाए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इस बच्ची को ना छोड़ें आप यार, अपने साथ सीने से लगा ले, कभी ना छोड़ना इस बच्ची को, कभी ना छोड़ना बाबा, कभी ना छोड़ना। ये बच्ची आपके पास महफूज है। ये बच्ची माँ के पास महफूज है। माँ जी, ये बच्ची माँ बाप के अलावा कहीं महफूज नहीं है। हमारी जिंदगी
जो जिंदगी बन गई आज। ईमानदार जिंदगी मुझे बन गई। क्या बात है। कितने अरसे बाद मिले हैं? 2 साल। 2 साल बाद मिले अपनी बेटी से। बस अब आपने अपनी बच्ची को अपने सीने से जुदा नहीं करना। नहीं करोगे अम्मा, बाजी नहीं करोगी। आप बताएं माँ जी, कितनी देर बाद मिली हैं? रहिए सुरंगा बगालू के थाने करो हम दर्दन में बहलाया मुजारत तजारे सावया। मीरा, अम्मी मिल गई? तुम्हारा खाना ईद हो गई जी। ईद अब गना देना। अब कभी कभी अगर ऐसा हो कि कोई कहे घर में कि जाना है काम पे, क्या करोगी? नहीं जाओगी? आलिया माँ ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा था। आलिया माँ ने हमें हर चीज़ का ख्याल दिया था। हमारी ईद की थी आलिया माँ ने। आलिया माँ बहुत अच्छी है, सालिम माँ बहुत अच्छे हैं। सालिम बाबा और आलिया माँ ने हमें यहाँ अपने माँ बाप से मिलाया है। आलिया माँ को भी बहुत दुआ दूंगी, सालिम बाबा को भी बहुत अच्छे दुआएं तो आपके वालिदैन भी देंगे मुनीरा, लेकिन मुझे ये बताओ कि अपनी माँ से कहो ना कि अब अपने से दूर ना करना। तू ना खाना कैसा भी नामी ना मतलब जब दीर खाना तुम सा इकट्ठे आ जन्म मरा बचा तो सा। इस पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ किसी का बच्चा अपने वालिदैन से दूर है, अल्लाह करे कोई सबब पैदा हो, कोई वसीला बने कि वो अपने वालिदैन से मिले, क्योंकि ये बच्चे घरों में ही शहजादे और शहजादियों की तरह रहते हैं, बाहर नहीं। ये फूल, ये नन्हे प्यारे से फूल, ये वालिदैन ही जानते हैं कि कैसा प्यार से उनका ख्याल रखना है, कोई और नहीं। लेकिन खुशकिस्मती इन बच्चों की क्या है कि सारिम भाई मिल गए। खुशकिस्मती है कि उस इदारे ने इनको सपोर्ट किया कि फिर हम कह सकते हैं कि बड़े महफूज हाथों में ये बच्चियाँ रहीं, वरना ये माशरा बड़ा संगीन है। ख्याल रखिए अपना।